समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। क्या करें, स्कैंडल्स की ज़िद में इस तरह से आए हैं कि पे दर पे पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात उनके साहबजादों के स्कैंडल थमने का नाम नहीं ले रहे। खुदा जाने इसमें हकीकत है, ये साजिश है, इल्ज़ामात हैं या कुछ और हैं। लेकिन अब जो स्कैंडल आया है, ये अगर ये कहा जाए कि बहुत बड़ा स्कैंडल है तो बेजा नहीं होगा। अरसलान इफ्तिखार का, जो कि इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस के साहबजादे हैं, और ये स्कैंडल 30 से 40 करोड़ रुपए का है, जिसमें उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये पैसे एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून मलिक रियाज साहब से लिए हैं और उससे फ़ायदा उठाया है, मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। 2009, 10, 11 में उन्होंने कुछ विजिट्स किए बाहर के, और ये पुरतायुश किस्म के जो अखराजात हैं और तवील अखराजात हैं, इसके इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं। ये भी इल्ज़ाम है कि बहरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज साहब, उनके साहबजादे पे कार रेस का इल्ज़ाम था। उसके अंदर आपको याद होगा कि 5 जो बच्चे थे वो जाँ बहक हुए थे। उनके कत्ल का मुकदमा एक अज़ खुद नोटिस पे लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और गिरफ्तार करने के लिए कहा था अली रियाज मलिक को। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद कुछ हालात ऐसे बदले कि खुद जो अरसलान इफ्तिखार हैं उनको शायद ट्रैप किया गया या क्या किया गया, लेकिन बहरहाल ये इल्ज़ामात लगे कि इस मुकदमे से उनकी फरागत उसी वक्त हुई जबकि ये मामला तय पाए। इसमें हम बिल्कुल एज इट इज़ ले रहे हैं जिस तरह के इल्ज़ामात हैं जो लगाए जा रहे हैं। शाहीन सेबाई साहब, जो कि ग्रुप एडिटर हैं द न्यूज़ अखबार के, बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त का, उन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की है कि ये सारे शवाहिद उनकी आंखों के सामने से गुजरे हैं, और वो तस्दीक करते हैं कि ये इल्ज़ामात सबूत के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन उसके और तस्दीक भी उन्होंने की है। इसके साथ साथ आज हामिद मीर साहब, जो कि अगेन एक बहुत मारूफ एंकर भी हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने ये बयान दिया है कि उन्होंने भी ये सबूत देखे हैं, ताहम उनके पास ये दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं। ये इल्ज़ामात साजिश है, ये क्या है? गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ जगहों से ये खबरें आ रही थी, मुख्तलिफ लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, और बहुत सारे एंकर्स को मुबैना तौर पर ये सबूत दिखाए भी गए हैं। जंग ग्रुप के 3 एंकर्स को, 2 एंकर्स को, और खुद शाहीन सेबाई साहब ने भी ये सबूत देख रखे हैं, जो कि ग्रुप एडिटर हैं। सो क्या मामलात हैं, ये क्यों इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्यों इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं? क्या ये महज साजिश है, इल्ज़ामात है, तस्दीक इसकी हो जाएगी? चीफ जस्टिस क्या करेंगे? इंसाफ होगा, नहीं होगा? क्या उसी तरह से इंसाफ होगा जिस तरह से फराह डोगर के साथ हुआ, या कुछ और मामलात होंगे? इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आप, जो कि एडिटर है द न्यूज़ अखबार के इस्लामाबाद के। हमें ज्वाइन करेंगे राजा रियाज अहमद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई असम्बली के रुकन हैं। पंजाब के राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून भी हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं। मैं मालिक साहब सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहती हूँ कि ये जो इल्ज़ामात लगे हैं, और आज अटॉर्नी जनरल ने ये एतराज़ भी उठाया कि चीफ जस्टिस को ये नहीं सुनना चाहिए था मुकदमा, ये कब तक इसी तरह के इल्ज़ामात आते रहेंगी? कोई और बड़ी साजिश है जो कि सामने आई? आसमा, 2 चीज़ें पहले हम क्लियर कर लें कि क्या अभी तक फॉर्मल एलिगेशंस लगे नहीं लगे। एक कैंपेन चली, एक इसमें 2 ही केसेस है ना, या ये सच है या ये साजिश है। अब तो मसला शुरू हो गया, पता लग जाएगा क्या है। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक विस्पर कैंपेन चली पहले ट्विटर के ऊपर, डिजिटल वर्ल्ड में, जहाँ पे कोई भी कुछ भी शुरू कर सकता है, और लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी अभी चीफ जस्टिस पे इस मसले को उठाने की, एक मॉरल ऑब्लिगेशन थी, क्योंकि उन पे बात आ रही थी और इदारे पे बात आ रही थी। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ा ठीक कदम लिया है कि ये एक मुकदमा कर लिया, सुओ मोटो बुला लिया और आ गया कि चलें लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन इट। जो आपने बात की कि ये बहस भी अब चलेगी कि क्या आया उनको खुद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उनको डिसाइड करने की जरूरत है, बिकॉज इसमें 2 बातें हैं।
خود کرنے کے جب وہ لاتے ہیں تو پہلے ہم یہ سمجھ جائیں کہ اگر وہ خود سو موٹو نہ لیتے تو یہ ابھی عدالت میں بات جاتی نا. یہ اسی طرح سے ریومرز رہتی ہے, یہ آئی اسی لیے کہ انہوں نے بات کی ہے. سیکنڈ, مجھے ان کو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ مقدمہ چلتا ہے تو کیا ان کے خود سننے سے جو اس میں ملزمان ہیں, ملک ریاض صاحب ہیں, ارسلان ہیں, کیا ان کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہو جائے گی کہ ایک نارمل ریلیف جو آپ کو ملتی ہے مقدمے کے دوران میں لوگوں کو, کیونکہ چیف جسٹس خود سن رہے ہیں تو وہ جو ان کا جائز ریلیف ہے وہ بھی ان کو نہ ملے. اس میں کافی ایشوز انوالوڈ ہیں. پھر ذرا سی بھی اگر کوئی مشن ہوئی, ذرا سا بھی کوئی لیپس آیا, لوگوں نے کہنا لکھیں دیکھیں جی ہو, اور اگر وہ نہیں سنتے خود تو آپ دیکھیں گے پھر یہ بات شروع ہو جائے گی. اور اگر کل کوئی مسئلہ کلیئر ہو گیا پھر لوگ کہیں گے انہوں نے خود نہیں سنا, انہوں نے ججوں سے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے دوسرے پینل سے اپنا بیٹا چھڑوا دیا. انگریزی میں کہتے ہیں damned if I do, damned if I don't. تو یہ تو بات اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو صرف رویوں کا فرق ہے کہ جب پرائم منسٹر کے بیٹے پہ الزام لگا تو وہ سرکاری موٹرکیڈز میں جاتے تھے اور سب کچھ ڈنایا ہوا اور افسران تبدیل ہوئے. چیف جسٹس کے بیٹے پہ الزام لگا, انہوں نے لا کے اس کو عدالت میں کھڑا کر دیا اور اوپن کورٹ میں ہو رہا ہے. یہ کوئی چھپ کے نہیں کام ہوگا, سچ یا جھوٹ جو بھی ہے کورٹ میں ہوگا, اور اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں. بیکاز اگر یہ انوالوڈ ہیں تو دیکھیں خالی چیف جسٹس کی بات نہیں ہے. اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی سڈنلی اس کا لائف سٹائل بدلے تو ایز اے باپ, ایز اے ماں آپ پوچھتے ہیں کہ بھیا اگر 3 سال پہلے تمہارے پاس نوکری نہیں تھی تو اب سڈنلی تمہارے پاس ایک گاڑیاں اور فورن ٹرپس, یہ سوال اٹھنے چاہیے. اور یاد رہے کہ یہی ارسلان افتخار ہیں جن کے خلاف جنرل مشرف نے ریفرنس بھی دیا, اور ان کی جو ڈیپوٹیشن پہ ان کی ترقیاں ہوئیں, تو ہم کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں چیزوں کو, کیونکہ اس وقت تو یہ بڑا افسانہ سینسیٹیو ہے. I think ہمیں we have to be very careful, کیونکہ اس میں چیف جسٹس کا کی بات, یہ this is not about کہ ایک پرسن کالڈ جسٹس افتخار, یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ایشو ہے, ایک آفس کی ڈگنیٹی. بیکاز سپریم کورٹ کے پاس صرف ایک اخلاقی مورل اتھارٹی ہوتی ہے, اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, فوج پولیس نہیں ہے. اس لیے اب یہ چیز سیریس ہے اور آگے جا کے مزید سنجیدہ ہونے والا ہے یہ اور معاملہ. یہ بھی کلچر سامنے ڈسکس ہونا چاہیے. آپ کو یہ سازش بھی لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے سازش کی بھی بو آ رہی ہے کہ یہ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں جو دکھائے ہیں آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جب انہوں نے یہ ڈفرنٹ لوگوں کو بلایا. پہلے دن ایویڈنس ہوئی تو حامد میر کو ہی بلایا, انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا. حامد میر نے اپنی ایویڈنس میں کہا ہے کہ جی مجھے ملک ریاض صاحب نے ڈاکٹر, میرے نزدیک وہ اتنے ڈیپینڈیبل نہیں تھے, بٹ دا فیکٹ کہ ان کو بلا کے اس نے ڈاکیومنٹ دکھائے ملک ریاض نے, تو پھر الزام تو وہ ہے. اب یہ بھی کلیئر ہوگا آئندہ اس ملک میں اس مقدمے کی وجہ سے کہ یہ جو بگ بزنس ہاؤسز ہیں ان کا کس حد تک انفلوئنس ہونا چاہیے اور ہے, اور یہ کیا ہو رہا ہے سارے اس ملک میں, یا بادشاہ ہیں یا بادشاہ گھر ہیں. یہ بادشاہ گھر والی بات جو ہے راجہ ریاض صاحب, پہلے تو مجھے یہ بتایا آج پیپلز پارٹی تو کافی خوش اور مطمئن ہوگی کہ چلیں چیف جسٹس کے خلاف بڑے عرصے سے چیزیں ہو رہی تھی مگر کچھ ثبوت نہیں تھے. ثبوت تو خیر ابھی بھی آنے میں بہت وقت لگے گا, مگر بہرحال 30-40 کروڑ کا یہ سکیم ہے ارسلان افتخار کے خلاف, اور بڑے سینئر صحافی اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی سازش ہے جو کہ ایک اور ادارے کے خلاف اب ہو رہی ہے؟ جی کوئی ایسی سازش نہیں ہے. آپ جانتی ہیں کہ یہی ارسلان پہلے بھی اس پر مشرف حکومت میں ریفرنس بھیجا گیا اور اس نے ترقیاں لی تھی, بہت سی مراحت دی تھی, اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی سیریس ایکشن نہیں ہوا. اب بھی یہی وہی آدمی ہے جو دوبارہ جس کا سکینڈل آیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو کسی صورت, یہ ہم نے عدالتوں میں دیکھا ہے کہ جج صاحبان لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرا عزیز ہے, یہ میرے تعلق والا ہے, میں اس کا مقدمہ نہیں سنوں گا, اور کسی صورت چیف جسٹس صاحب کو اس کا مقدمہ نہیں سننا چاہیے تھا. اب اگر وہ سن رہے ہیں تو جس طرح میرے بھائی مالک صاحب نے کہا ہے کہ ان کے لیے آگے بھی گڑا ہے پیچھے بھی گڑا ہے, اگر وہ انصاف کرتے ہیں تو پھر بھی وہ بڑا ہوگا لوگوں کے لیے کہ یہ کیا ہوا ہے, اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر بھی لوگوں نے کہنا ہے کہ جی دیکھیں اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا, یہ کیا ہے. تو یہ ایک اب مشکل مرحلہ آ گیا ہے چیف جسٹس صاحب پہ, اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ کسی صورت نہیں خود اپنے پاس رکھنا چاہیے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ یہ آپ کہہ رہی ہے سازش نہیں ہے, اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے خوش ہے, کیونکہ ہم اس طرح کی سیاست نہیں کرتے. ہم تو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ چیف جسٹس صاحب کا احترام کیا ہے. ہمارے پرائم منسٹر 3 دفعہ چل کے ان کے پاس گئے ہیں, آگے جو ہوا وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے, لیکن ان کے احترام میں وہ خود گئے ہیں. ہم پوری پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ گئی ہے, اور ہمیں اس سے کیا خوشی ہونی ہے. یہ ایک روٹین کا کیس ہے, اور اگر چیف جسٹس صاحب نہ سنتے, روٹین کا کیس تو نہیں ہے, یہ تو بہت بڑا کیس ہے. مطلب کہ اس حوالے سے بڑا ہو گیا نا کہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے بیٹے کا نام ہے,
इस हवाले से इसको फैमिली गेट का नाम भी दिया जा रहा है। और एक यहाँ जिस बड़े बाप के बेटे पे इल्जाम लगा है तो उसके बाप ने अपना हर असली रसूख अपना इस्तेमाल किया है, लेकिन इस्तेमाल किया अपने बच्चे को छुपाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे जब इल्जाम लगा है तो उस बाप ने खड़ा कर दिया कटहरे में। इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, सच तो आगे निकलेगा और अगर वो है गिल्टी, इंडिकेशन लगती हैं तो उसको आगे लेके जाए। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, आज इस्लामाबाद में ये बातें भी हो रही हैं कि ये ज़ाहिर है बहुत बड़ा केस है और PMLN के बहुत सारे मेंबर्स को ये बात पता थी, इस केस का पता था, उन लोगों ने शायद दस्तावेज़ात भी देखी हैं, क्योंकि जिस बिजनेस टाइकून का नाम लिया जा रहा है उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को बुला के मुबैना तौर पर, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करी हूँ, उन्होंने बुला के उनको दिखाई हैं वो दस्तावेज़ात। सो आप इसको महज एक करप्शन का केस ले रहे हैं या इसको कोई बहुत बड़ी साजिश ले रहे हैं, और अगर साजिश है तो क्या इसका हिस्सा भी PMLN बनेगी, जैसे मेमो गेट में बने थे, फैमिली गेट में भी बनेंगे आप हिस्सा इसका? देखिए आसमा, इसमें जो बात बड़ा अच्छा एनालाइज किया है इस मामले के मुख्तलिफ पहलुओं को मालिक साहब ने। देखिए पहली तो मैं बात ये करूँगा कि ये इल्ज़ाम जो है ये एक यानी ऑफिस पे है, एक अदारे पे है, और उस अदारे के सरबराह होने के नाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये बिल्कुल जिम्मेदारी है कि वो खुद इस मामले में बैठें और बैठ के इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करें ताकि उस अदारे की इज़्ज़त के ऊपर जो है वो हर्फ ना आए। और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरह से पहले भी एक बड़ा मुश्किल वक्त आया था और जनरल मुशर्रफ के दौर में आप सारे मामला जो हैं वो आपके सामने हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो हैं वो बड़े सुरखरू होकर निकले थे और कौम के लिए एक फ़ख्र का बाइस बने थे। तो इस मामले में भी आप ये देखेंगे जिस तरह से मालिक साहब ने कहा कि यहाँ पे इल्ज़ामात तो सभी पे लगते हैं, लेकिन उन इल्ज़ामात की नौइयत में और फिर उसके बाद उन इल्ज़ामात को फेस करने में बड़ा फ़र्क होता है। ये पहला मौका है शायद पाकिस्तान की तारीख में कि एक बड़े ऑफिस होल्डर या एक बड़े आदमी के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा तो उसने बेटे को घर से निकाल के उसने अदालत में जो है वो ला के जो है वो खड़ा कर दिया। अब देखिए इसकी इस इल्ज़ाम की दो नौइयत हो सकती है। नंबर एक तो ये हो सकता है कि अरसलान चौधरी जो हैं उन्होंने मलक रियाज से कुछ यानी मुफाद हासिल किए या उनसे कोई बिजनेस डील की और उसके बदले में उनसे कमिट किया कि जी मैं आपको अदालत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रायत लेके दूंगा। अब ये बात जो है अगर ये बात होती और उसके बाद कोई तीसरी कुव्वत जो है वो इस बात का पता चलाती कि देखें जी ये डील हुई है, एक आदमी के खिलाफ केस था, उसने इस तरह से जो है वो बिजनेस डील की और उसके बाद उसको ये फ़ायदा पहुंचा। मलक रियाज और बहरिया टाउन से मुतल्लक जितने भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे, एक एक जो है वो फाइल को आप एनालाइज करें, आगे आने वाले वक्त में होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के बड़े स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स हैं। जिस वाक़े का आपने जिक्र किया जो मलक रियाज के बेटे के ऊपर इल्जाम था, उसमें भी उनकी जान उस वक्त छूटी थी जब उन्होंने मुद्दइयों को जो है वो बहुत बड़ी रकम दे के जो है वो उनको सुलह के ऊपर जो है वो राजी किया था। अब इसकी दूसरी नौइयत ये हो सकती है कि मलक रियाज ने ये बिजनेस डील की या उसने मुफाद पहुंचाया और उसके बाद उसका मसला हल नहीं हुआ, उसको फायदा कोई नहीं पहुंचा, तो फिर उसने खुद ही लोगों को जाके जो बताना शुरू कर दिया कि देखें जी ये मामला जो है ये क्योंकि मगर राना साहब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जी आपकी चूंकि आप रिश्तेदार भी हैं चीफ जस्टिस के, सो आप जाहिर है बेहतर जानते होंगे, मगर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरसलान इफ्तिखार जहां जहां गए, जिन जर्नलिस्टों ने देखा है, उनका जो आई विटनेस है वो ये है कि उनकी सबकी वीडियोस भी मौजूद हैं, उनकी दस्तावेजात भी मौजूद हैं, उन्होंने जो क्रेडिट कार्ड यूज़ किए, फॉर एग्जांपल अगर वो कहीं गए हैं कोई और उन्होंने जितने भी वहां पे मजे जिसे कहना चाहिए अय्याशी की है, दूसरे लफ्जों में मैं आसमा वही उसके सबूत उनके पास मौजूद है, वो कह रहे हैं हमने देखे हैं उसके सबूत। बात ये है कि कम से कम शाहीन सेबाई साहब ने कंफर्म किया है कि ये सब हुआ है। बिल्कुल, मोहम्मद मीर साहब ने भी कंफर्म किया है। तो इसमें बात ये है कि मलक रियाज जो है उसने ये सारे सबूत कलेक्ट किए और अब वो खुद ही जो है वो जाके मुख्तलिफ सहाफ़ियों के पास वो गए हैं और उन्होंने जाके उन लोगों से कहा है कि जनाब ये सबूत जो है वो मेरे पास है और आप इनको जो है वो आगे लेके अच्छा राना साहब एक सेकंड आपको इंतजार करना पड़ेगा जी, आपको सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि हामिद मीरसत लाइन पे मौजूद है और उन्होंने आज अपना एविडेंस दिया भी है या जवाब दिया है, उनको कहीं जाना भी है, मैं क्विकली उनसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब।